सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैंड नेशनल वर्क वीज़ा के लिए जो चेकलिस्ट लगती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्यों ज़रूरी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और नई और पुरानी चेकलिस्ट में क्या फ़र्क है, आपको कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करनी है और कौन सी चेकलिस्ट आपको लगानी है अपनी फ़ाइल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको मैं दिखाता हूँ, दोनों चेकलिस्ट दिखाऊंगा और उन दोनों में फ़र्क क्या है और आपको लगानी कौन सी है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पास दो चेकलिस्ट हैं। ओके, चेकलिस्ट पोलिश फॉर नेशनल वीज़ा एम्प्लॉयमेंट और दूसरी है चेकलिस्ट फॉर पोलिश नेशनल वीज़ा वर्क। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके भाई, ये देखिए, ये चेकलिस्ट है हमारे पास, चेकलिस्ट पोलिश फॉर नेशनल वीज़ा एम्प्लॉयमेंट। ओके, इस चेकलिस्ट में क्या दिया गया है देखिए, इसमें जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको द एप्लीकेशन मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ये जितना भी चेकलिस्ट में नंबर दिए हुए हैं 1 से लेके 10 तक नीचे, ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है जो आपको आपका फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स लगाने ये उसका लिस्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, वीज़ा एप्लीकेशन होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, इसका साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ये साइज़ का आपको बनवाना है, कलर लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे है चेकलिस्ट, ये वाला चेकलिस्ट जो हम लोग जिसमें ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, यही चेकलिस्ट 3 नंबर में है। और यहाँ पे साइड में देखिए येस और नो दिया हुआ है। इसमें अगर आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसको येस करना है, जो नहीं लगाया है उसको नो करना है। ठीक है, उसके बाद में है एप्लीकेशन कवर लेटर, कवर लेटर बनवा लीजिएगा, एजेंसी से बनवा लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप, इसमें सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। ये वीडियो तो इसके रिलेटेड वीडियो आपने पहले भी बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इसमें जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये जो चेकलिस्ट है इसकी क्या वैल्यू है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर ये चेकलिस्ट आप मिस करते हैं अपनी फाइल में लगाना तो आपका वीज़ा रिजेक्शन होएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने दिया हुआ है 3 नंबर पे आपको चेकलिस्ट भी फाइल में लगानी है। कुछ दोस्त क्या करते हैं कि चेकलिस्ट तो पेपर डॉक्यूमेंट्स तो सब लगा देते हैं, लेकिन जो चेकलिस्ट लगानी है ये वाली, इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि इसी चेकलिस्ट को देखकर फॉलो करके वो लोग आपका डिसीज़न लेते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, येस किया है कि नो किया है, कहीं आपने कोई फेक तो नहीं लगाया, कोई झूठ तो नहीं बोल दिया कि आपने ये डॉक्यूमेंट लगाया है और लगाया नहीं है उसके रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा इसमें फ़र्क क्या है देखिए, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो प्रूफ ऑफ, देखिए 9 नंबर पे दिया हुआ है प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट, बैंक स्टेटमेंट, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीने की, बैंक स्टेटमेंट फॉर द करंट अकाउंट फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, नो डिपॉजिट। नो डिपॉजिट का मतलब कि आपको एकदम से पैसा उसमें डिपॉजिट नहीं किया होना चाहिए आपने 3 महीने तक, लास्ट का जो 3 महीना जो आपने लगाना है साथ में, उसके अंदर आपने कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया हो। जैसे आपने 2-3 लाख रुपया कहीं से लिया, एक एकदम डाल दिया, वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो दिया हुआ है पुरानी चेकलिस्ट। ये जो एम्प्लॉयमेंट लिखा है ना, देखिए एम्प्लॉयमेंट, ये है पुरानी चेकलिस्ट। तो इसमें दिया हुआ है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगानी है 9 नंबर के ऊपर, देखिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी की, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है। लेकिन जो नई चेकलिस्ट है उसमें क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि उसकी हेडिंग देखिए, स्टार्टिंग में उसमें लिखा चेकलिस्ट फॉर पोलिश नेशनल वीज़ा वर्क। ओके, बाकी सब सेम है, 3 नंबर पे चेकलिस्ट दिया हुआ है, ये चेकलिस्ट लगानी है आपको साथ में। नीचे आप जाएंगे 9 नंबर पे, देखिए जहाँ पे हमने दूसरी चेकलिस्ट में लिखा था, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉलो करके जाएंगे नई चेकलिस्ट को और आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, 100% है। अब ये उन्होंने क्यों किया है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्या ये चक्कर क्या है पता नहीं, लेकिन आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर लगानी है गाइस। बिना बैंक स्टेटमेंट के नहीं आप जा सकते।
कम से कम 5 महीना या 6 महीने की चेकलिस्ट आपको बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं कहीं पे तो 6 महीने का अपना सैलरी स्लिप भी साथ में लगाइए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें दिए हुए हैं ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि ये एम्बेसी द्वारा दी गई हुई चेकलिस्ट है, ये कोई एजेंसी ने नहीं बनाई या मैंने खुद नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी है। और साथ में यही चेकलिस्ट का प्रिंट आउट निकाल के आपको इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उसमें येस करना है, जो नहीं लगाए हैं उसमें नो करना है। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी जो कई दोस्तों को नहीं पता है, या जिनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो ये आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये जो नई चेकलिस्ट है इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी ही पड़ेगी, ज़रूरी है। वो आपका जो रिजेक्शन आएगा ना बस 7-8 नंबर पे कि आपके पास प्रूफ नहीं है, सफिशिएंट फंड नहीं है, वो फिर इसी के ऊपर आएगा कि आपने चेक वो नहीं लगाई हुई है बैंक स्टेटमेंट। अब ये क्यों कर रहे हैं कि देखिए इसमें इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि आपको चेकलिस्ट ये लगानी है आपने बैंक स्टेटमेंट। ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो गया ना, मतलब आपने वो डॉक्यूमेंट मांगा है लेकिन आपने चेकलिस्ट में उसका मेंशन ही नहीं किया हुआ है। लेकिन आप लोग इसका फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आपको ज़रूर लगानी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, इसमें से जो भी हैं वो आपको लगाने हैं साथ में। ओके गाइस, तो ये इसका जो मैं लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये जो नई चेकलिस्ट है और पुरानी का भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर और साथ में इसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से अपना प्रिपेयर करके और फिर फाइलिंग कीजिए, जल्दबाजी में बिल्कुल मत कीजिए। और एजेंसियां आपको बोलेंगी नहीं भाई कोई बात नहीं चल जाएगा बिना उसके, भाई उनको पैसा चाहिए, पैसा उन्होंने ले लिया होगा आपसे ऑलरेडी, फिर आपका वीज़ा लगे ना लगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वो धीरे से बोलेंगे सॉरी सर। और उनकी थोड़ी सी सॉरी बोलने से आपका तो नुकसान हो गया ना बहुत बड़ा। एक तो टाइम का, पैसे का तो जाएगा ही, साथ में जो टाइम की बर्बादी होगी वो अलग से। तो इनके चक्करों में मत पड़ो। अगर ऑलरेडी किसी के हत्थे चढ़ गए हो तो भाई अच्छे से थोड़ा अपना डॉक्यूमेंट खुद प्रिपेयर करो। ठीक है, खाली उनके भरोसे मत बैठो कि हाँ मैंने तो पैसे दे दिए अभी सब कुछ वो करेंगे। आप अकेले नहीं हो उनको पैसे देने में, उनके पास हज़ारों लोग आते होंगे डेली, उनमें से 150 का वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया या 200 का वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने ऑलरेडी पैसा ले लिया है। ठीक है, उनका काम हो चुका है। टेंशन आपको लेनी है, आपको अपना डॉक्यूमेंट पूरे प्रिपेयर करने हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो पोलैंड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है और डॉक्यूमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं, जो एम्बेसी के लिए वेट कर रहे हैं, उनको ये पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड टाइम।